है कहीं दुल्हनों की तरह झोपड़ी में कहीं पर अभागन कोई आबरू खो रही जिंदगी के लिए। चांद तो आसमां का मेहमा बना रो रही है जमी चांदनी के लिए। ऊंचे महलों से तूफान चला इस कदर, ऊंचे महलों से तूफान चला इस कदर, फूल छितराए कलियां भी छितरा गईं। फूल को ढूंढता फिर रहा है मधुप, तितलियां रो रही हैं कली के लिए। चांद तो आसमां का मेहमा बना रो रही है जमी चांदनी के लिए। सूरज का तेज महलों में बंदी हुआ, झोपड़ी रो रही रोशनी के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हजारी जी। और अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे लघु कथा, कविता, कहानी सब कुछ लिखने वाली सुधा पांडे जी से कि सुधा पांडे जी कृपया आएँ और अपनी एक कविता का पाठ करें। सुधा पांडे जी। सबको नमस्कार। मैं सीधे अपनी कविता पे आती हूँ। मेरी कविता है समाज, सभ्यता और संस्कृति को लेकर। समाज का निर्माण हुआ महल, सदस्य एक हम भी हैं। समाज का निर्माण हुआ महल, सदस्य हम भी हैं। धीरे धीरे पहले विस्तार हो रहा कैसा हरास, भीड़ की हड्डी का हड़ास। समाज तोड़ परिवार साथ, परिवार में टुकड़ा एक परिवार। न बच्चों को मिलता प्यार, डर एक घेर रहा जीवन में। अब क्या होगा मेरा परिवार। सभ्यता का पाठ घर हौसला, न रहा साथ कोई माहौल। बच्चे हो रहे उदंड, नहीं किसी को मानते हैं श्रेष्ठ। माता पिता ने भी हार है माना, कैसे किससे कहूँ बच्चों को संभाले। दादा दादी नाना नानी, उनसे आते संस्कार और संस्कृति। जो देखा है घर में करते, देख देख बच्चे अपनाते हैं। नकल करने की आदत पड़ी, बड़े संभल कर बातें दोहराते हैं। समाज, सभ्यता, संस्कृति जाने भाग्यशाली, बच्चे बन पाते कहाँ, बच्चे बन पाते कहाँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा पांडे जी आपको कविता पाठ करने के लिए। हमारे मंच पर घनश्याम कलजुगी नाम से लिख रहे हैं और प्रतिदिन ये गज़ल लिखते हैं। आप देखते हो कि हमेशा पोस्ट करते रहते हैं। और गज़ल जब से हमारे मंच से जुड़े हैं, शुरू से ही लगभग 2 साल पहले से, तो वे गज़ल के प्रति बहुत आकर्षित हुए हैं। मंच पर हों तो कृपया उनसे निवेदन है कि कृपया उपस्थित होकर अपनी ये गज़ल का पाठ करें। घनश्याम कलजुगी जी। है कि नहीं है? नहीं है शायद। नहीं है। चलिए, जो इंतज़ार नहीं करेंगे तो फिर कैसे उपस्थित हो पाएंगे। अब उसके बाद हम आमंत्रित करना चाहेंगे सपना चंद्रा जी बैठी हुई हैं हमारे बीच, जो गज़ल इधर खूब लिख रही हैं। हालांकि लघु कथा वे काफ़ी लिखती रही हैं, अच्छी लिख रही हैं लघु कथा, कहानी भी लिखती रही हैं और यहाँ तक कि हमारे जैसा वो चित्र भी बनाती रही हैं। तो विभिन्न विधाओं से जुड़ी हुई सपना चंद्रा जी हमारे मंच पर यदि हैं तो कृपया अपनी एक रचना का पाठ करें। वे स्वतंत्र है, आप जिस भी विधा में, कविता के जिस विधा में आप चाहें रचना प्रस्तुत कर सकते हैं। सपना चंद्रा जी। सब बीच में इंतजार करके चले गए हैं क्या? सपना जी है तो वो उसका वीडियो। उसके बाद महिला लोग की परेशानी ये होती है कि कुछ देर के लिए कोई बुला लिया, कोई आ गया तो थोड़ा सा व्यवधान हो जाता है। ये उनकी परेशानी है, मैं समझता हूँ। तो इसीलिए कोई बात नहीं है, जब आएंगे तो फिर हम उन्हें आवाज़ देंगे। अब हम बताते हैं एक सरला मेहता जी, बहुत वयोवृद्ध कवित्री हैं, लेखिका हैं, हमारे मंच पर उपस्थित हैं। मैं उनसे चाहूँगा कि एक अपनी छोटी सी कविता यहाँ प्रस्तुत करने का कष्ट करें। जी, मैं सभी को नमन करती हूँ और मैंने अभी अभी अपना एक गजल संग्रह निकाला है, गुनगुनाते हैं साथ।
उसी से मैं एक छोटी सी गजल हाँ पेश स्वागत करती है। आप तो हूँ। मंच मंच पर भी खूब गजल भेजी है, खूब आपके गजलों पर खूब जी, तर्क वितर्क चला है खूब। मैंने योगराज प्रभाकर जी भी अभी खूब लिखे आप पर। एक साल पहले ही सीखा है और फिर सोचा कि इसका संग्रह बना लूं, क्योंकि अब टाइम नहीं है मेरे पास ज्यादा। चलिए तो सुनिएगा। स्वागत है। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दोस्ती में है नहीं चालाकियां, प्यार की महके सदारा नाइया, प्यार की महके सदारा नाइया, खेल रिश्तों का हुआ बदनाम है, दोस्ती जीतेगी सारी बाजियां, दोस्ती जीतेगी सारी बाजियां। थी सुदामा कृष्ण की जो दोस्ती, पर नहीं थी आपसी खुद गर्जियां, प्रेम लहना भी बुला पाया नहीं, क्योंकि उसने कहा था ना, प्रेम लहना भी बुला पाया नहीं, हो गई थी दोस्त की कुर्बानियां, छोड़ दो नादानियां तुम बेटियों, हो रही है आजकल बदमाशियां, हो रही है आजकल बदनामियां, आपसी तकरार अब सब बंद हो, बढ़ रही है मुल्क में सरगर्मियां, सैनिकों को मान दो सरला कहे, दे रहे हैं देश पर कुर्बानियां, दे रहे हैं देश पर कुर्बानी। धन्यवाद। धन्यवाद आपको। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, इस तर्ज पर आपने अपनी रचना प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्र में आपने गाने का इतना अच्छा प्रयास किया है, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जी जी, इस उम्र में आपने गाने का इतना, कितनी तल्लीनता है। देखिए ये जो शौक़ है ना साहित्य सृजन का, यह उम्र नहीं देखता। इसमें देखिए इस समय भी वह कितनी ताजगी महसूस कर रही हैं अपनी गज़ल को प्रस्तुत करके, और इससे हम लोग को प्रेरणा। बचपन याद आ गया, जो कहानियां पढ़ी थी बचपन में, उसने कहा था जी तो वो सब कहानियां फिर पढ़ूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद शैला मेहता जी। अब आप अक्सर प्रत्येक गोष्ठी में हमारी शामिल हो रही हैं, चाहे वो कहानी हो, चाहे लोककथा हो, गजल हो, और पूरे सप्ताह भर आप सक्रिय रहती हैं हमारे मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सपना चंदा जी को हमने आवाज़ दिया था, हाँ अभी उपस्थित हो गई हैं। चलिए आप उपस्थित हो गए, आपको हम देख लिए। हाँ मुझे मालूम था, तो आप ऐसे छोड़ के भागने वाली है नहीं। तो चलिए आपका परिचय तो हम दे चुके हैं पाठकों को, बस अब सीधे मैं चाहूँगा कि आप आइए और अपनी गीत गज़ल कविता जो सुनाना चाहे। ऐसे तो आप गज़ल बहुत लिख रही हैं, जो चाहे आप एक रचना प्रस्तुत कीजिए। सपना चंद्रा जी। मंच को प्रणाम, उपस्थित सभी साथियों को नमन वंदन।
आज एक कविता आप सबों के सामने उपस्थित है। कविता का शीर्षक है नीलाव। मन डूबना चाहता है पूर्णतः जब जब नीले रंग में, मन डूबना चाहता है पूर्णतः जब जब नीले रंग में, तब आकाश में फैला बादल अति प्रिय लगता है। समंदर में उठते लहरों में नील घुला सा लगता है। दूर उफुक में नीली सी पट्टी तैरती हुई प्रतीत होती है। इस नीलाव की आभा भी कितना सुकून देती है। तभी अचानक से नजर पड़ती है मौन अपने आप में लीन, दूर बैठे नीलाक्ष पर, गहन पीड़ा में तर चेहरा, गरल की जलन, मुखमंडल को मलिन करती हुई निशा की वो पहर भी, जब वह विदा लेती है शहर होने से पहले। नीला सा मन धीरे धीरे नीलाव से नीलाक्ष होता चला जाता है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सपना चंद्रा जी। आप गजल के बाद जो कविता सुनाई वह भी काबिल तारीफ़ है। अच्छा, जितने मंच पर जुड़े हुए लोग उनसे एक निवेदन है, हम स्क्रीनशॉट तो ले लिए, लेकिन आप अपनी एक तस्वीर अवसर साहित्य यात्रा के पेज पर आज जरूर डाल दीजिएगा। हमको न्यूज़ बनाने में थोड़ा सहूलियत मिलती है। ये एक सूचना मात्र आपको दी है। और इसके बाद हमारे मंच पर अनुज प्रभात जी भी है, और जो बहुत सक्रिय रूप से हमारे राइजिंग बिहार, दर्पण सब अखबार से जुड़े हुए हैं। काफ़ी अनुज प्रभात और ऋचा वर्मा, यही दो लोग तो है जो अखबार को संभाले हुए हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं डॉक्टर अनुज प्रभात जी। और आप कहानी के तो हस्ताक्षर हैं, लेकिन आप कविता लोक कथा भी लिख रहे हैं। तो चलिए आपको हम आमंत्रित करते हैं, देखते हैं कि आज आप कौन सी कविता लेकर हमारे सामने आते हैं। डॉक्टर अनुज प्रभात जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक्चुअली इन दिनों थोड़ा सा गले में कुछ प्रॉब्लम था, आप देख ही रहे थे, फिर इसलिए मैं उपस्थित होना नहीं चाह रहा था। नहीं, आज तो ठीक है, तब तन आवाज है। लेकिन फिर भी मैं आज जो है माहौल से अलग कुछ एक कविता में पढ़ रहा हूँ, और थोड़ा हास्य व्यंग है। ऋचा जी ध्यान देंगी, और सपना जी भी हैं, मंजू जी तो हैं ही। दुविधा में फंसे यमराज। कविता का शीर्षक है दुविधा में फंसे यमराज। आज आदमी खुद एक सवाल है आदमी के लिए। आज आदमी खुद एक सवाल है आदमी के लिए। आदमी कहता है रोज कहानी आदमी की, कि वह आदमी नहीं, उसमें जहर भर आया है, और प्रतिदिन उस जहर से मौत उतार रहा है, जो कई शक्लों में है। गोया कि आदमी आदमी के लिए है मौत बनता जा रहा है। आदमी आदमी के लिए है मौत बनता जा रहा है। अब तो यमराज भी परेशान है, गौर कीजिएगा सर। अब तो यमराज भी परेशान है। पूछने पर चित्रगुप्त कहते हैं, महाराज मृत्यु लोक में आप पर अविश्वास कर आपको सत्ता से यानी पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया। लाला दौलत राम हृदय की गति रुकने से मरने वाला था, और आप उसके प्राण कल लेने जाने वाले थे, लेकिन आज उसने अपना हृदय ही बदल लिया है। आज उसने अपना हृदय ही बदल लिया। बढ़िया, बहुत बहुत महाबली के पैर कटने थे, गौर फरमाएंगे सर। महाबली के पैर कटने थे, उसे छटपटा कर आपसे मौत मांगनी थी, लेकिन माइक्रो सर्जरी से उसके पैर जोड़ दिए गए हैं। माइक्रो सर्जरी से उसके पैर जोड़ दिए गए। मलिकाबाई की मौत, मलिकाबाई की मौत 14वें बच्चे जन्ने में आपके हाथ होनी थी, लेकिन उसने 12वें के बाद ही नसबंदी करवा ली है। 12वें के बाद ही नसबंदी करवा ली है। 12 गौर कीजिएगा सर। गोवर्धन की मृत्यु संतानहीनता के कारण होनी थी। गोवर्धन की मृत्यु संतानहीनता के कारण होनी थी, किंतु उसने टेस्ट ट्यूब का बच्चा ले लिया है। टेस्ट ट्यूब का बच्चा ले लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना ही नहीं, अब पाप उनका फैसला भी बदल गया है महाराज। अब पाप उनका फैसला बदल गया है महाराज, और आपकी रस्सी तो बेकार ही हो गई है महाराज। अंत में गौर कीजिएगा महाराज, जब जन्म से मरण तक का कारोबार
मनुष्य ने ही संभाल लिया है, तो हम क्या करें? या तो अन्य ग्रहों पर चले जाएं या खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर लें। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा व्यंग आपने व्यंग लिखने का आपने अच्छा प्रयास किया है। आपने तो डॉक्टर एकदम नए से एक टेलर की चलिए सर 16 के माहौल को बदल दिया गया, बहुत गंभीर हो चला। चलिए देखते हैं हमारे अध्यक्ष महोदय बाद में क्या टिप्पणी देती है। लिखा नहीं हो सर कभी। सबकी रचनाओं को अध्यक्ष जी सुन रहे हैं। महोदय अच्छा ये बदलाव इसी के लिए हुआ है कि विज्ञान इतना उन्नति कर गया है, इसलिए अब बहुत अधिक कवि नहीं रह गए हैं, तीन चार कवि लोग हैं, उन्हें हम जल्दी सबों की संगति का असर है। आमंत्रित कर लेते हैं। सर की बहुत कृपा है, जो कुछ न कुछ नया कीजिए। चलिए धन्यवाद। कुछ ना कुछ कीजिए तो उसमें से कुछ ना कुछ तो सार्थक निकल ही आएगा। इससे आदमी सतत प्रयत्नशील और सृजनशील रहना चाहिए। हम अब क्यों ना ऋचा वर्मा को ही अब बुला ले, वो भी उसी क्रम में है। ऋचा वर्मा जी भी तो आज लोक कथा कविता खूब लिख रहे हैं। आज ही उनकी एक बाल कहानी आई है और पूरा लोग पढ़ रहे थे। बाल कहानी को अब बाल लोक कथा के रूप में हमको महसूस हो रहा था। चलिए बधाई हो आपको, बधाई हो आपको। और आपसे निवेदन है कि इधर हमारे मन से जुड़ने के बाद आप लिखने में भी बहुत गति लाई हैं। हमारा उद्देश्य भी यही है कि हमारे जितने रचनाकार लोग मन से जुड़े हुए हैं वे सृजनात्मक विकास करें, और हम यही प्रेरणा देते, शुभकामना देते कि वे सतत गतिशील रहें। आप धीरे धीरे बहुत आगे आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा वर्मा जी, आप अपनी एक कविता के साथ आमंत्रित हैं। आपके आभारी हूँ सर कि मेरा आलस्य आप कम करते हैं, नहीं तो मैं तो उंगली दे दे के उठा देता हूँ। चलिए तो मैं अनुज कुमार जी की बात को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरी कविता, उसी तरह की कविता पेश करती हूँ। बाकी लोग अपना माइक को म्यूट कर लीजिएगा, जो बोल रहे हैं बस वही खोले। रॉन्ग नंबर, मोबाइल की घंटी, फोन वही और आवाज ठीक नहीं आ रही है, थोड़ा नहीं आ रही है। हाँ अब आए। रॉन्ग नंबर, मोबाइल की घंटी, आनी आवाज। हाँ ठीक है, बोलिए। ठीक है ठीक है। मोबाइल की घंटी, स्वर वही और भावनाएं अलग अलग उकसाती। सुबह सुबह बजे तो मन में ताजगी है जगाती, अपनों का संदेश है लाती, हाल चाल का आदान प्रदान है करवाती। रास्ता के पलों की घंटी उठाने और न उठाने की दुविधा में है फंसाती। काम पर चली छुट्टी का दिन और वहीं से आए फोन की घंटी, कहीं रद्द न हो गई हो छुट्टी, यह डर है जगाती। शाम को बजती घंटी लाती है मस्ती, चाय की चुस्कियों के बीच होती है ढेर से गपबाजी। परंतु सबसे डरावनी होती है रात 1:30 बजे की बजती घंटी, तरह तरह की आशंकाओं को है जगाती। अनजाना नंबर उठाने पर आवाज है आती, अब बोलो डियर, सब सो गए। रॉन्ग नंबर फोन पटक देती हूँ, थोड़ी देर में झल्लाहट मुस्कुराहट में बदल जाती है। युग युग जियो देश के कंधारों, यूं ही फलती फूलती रहे तुम्हारी आशिक मिजाजी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए धीरे धीरे कुछ लोग व्यंग पर उतर आ रहे हैं और अपने कुछ नए नए लिखने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा वर्मा जी, आप तो सक्रिय हैं। मुझे तो लगता है गजल सीखूं। ना जबरदस्ती गजल तो ना लिखिए, आप मेरी तरह आजाद गजल लिख लीजिए, गजल उजल नहीं लिखिए, गजल बड़ी गंभीर। अन्य तो राजप्रिया रानी जी है ना, कलम पकड़ लेंगे। चलिए मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए, राजप्रिया रानी जी मंच पर है कि नहीं? नाम तो आ रही है, वो कैमरे में नहीं। राजप्रिया रानी जी आवाज़ दे रहा हूँ, यदि आप मंच पर हो तो आ जाइएगा, और नहीं तो जब तक आप आइएगा आवाज़ दे दिया हूँ, और तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। राजप्रिया रानी जी नज़र आ रही हैं क्या? उनका भी कोई मेहमान आ गया होगा घर पर। चलिए मैं इस काम को आगे बढ़ाते हुए, इंदु उपाध्याय जी हैं कि नहीं मंच पर? इंदु उपाध्याय जी नहीं है।
अनीता सिद्धि जी हैं जो बहुत बाद में जुड़ी थी, लेकिन जुड़ गई थी, शायद खोज रही थी, वो भी हैं कि नहीं है पता नहीं। अनीता सिद्धि जी जैसे साहित्य सम्मेलन में भी आज के कार्यक्रम में उसमें भी लोग जाने के फेरा में थे। अनीता सिद्धि जी नहीं ना है? मंजू गुप्ता जी तो हैं ही, उसको मैं देख रहा हूँ सामने बैठी हुई हैं और बहुत गंभीरता से सारी रचनाओं को सुन भी रही हैं। अब बारी है कि उनकी रचना को हम सुने। मंजू गुप्ता जी को हम आमंत्रित करते हैं उनकी एक कविता के साथ। मैं डॉक्टर मंजू गुप्ता, वाशी नवी मुंबई से हूँ। जी स्वागत कवित्री, है, शिक्षिका, स्वागत है आपका। रिटायर्ड टीचर। मैं आपके सामने इबादत की तरह मैं ये काम करती हूँ, आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ। चले हमारा भी मेरी प्रणाम, गजल हमारा है, भी प्रणाम है आप। मेरी गजल माँ पर ही है, तो सुनिए मेरे विचार। खुदा के नूर से रोशन हमेशा घर सजाए माँ, मकानों को मोहब्बत से हमेशा घर बनाए माँ, हमेशा घर बनाए माँ। शेर पेश कर रही हूँ। रहे परिवार सारे दिन महज परिवार की उसको, महज परिवार की उसको, बलाओं को जमाने से हमेशा ही भगाए माँ, हमेशा ही भगाए माँ। खुदा के नूर से रोशन हमेशा घर सजाए माँ, हमेशा घर सजाए माँ। मकानों को मोहब्बत से हमेशा घर बनाए माँ। अगला शेर। लगी रहती हमेशा ही, लगी रहती हमेशा ही वो घर के काम करने में, वो घर के काम करने में। सभी के बाद सोती है, हमें पहले सुलाए माँ, हमें पहले सुलाए माँ। अगला शेर। खिलाती है हमें पहले, सभी के बाद खाती है, सभी के बाद खाती है। दिवाली ईद पर पकवान भी ढेरों बनाए माँ, दिवाली ईद पर, दिवाली ईद पर पकवान भी ढेरों बनाए माँ। अगला शेर। करे कुर्बान सब खुशियाँ, करे कुर्बान सब खुशियाँ, नहीं खुद की जरा सोचे। करे कुर्बान सब खुशियाँ, नहीं खुद की कभी सोचे। सुखी परिवार हो जिसमें खुशी उसमें मनाए माँ, खुशी उसमें मनाए माँ। मक्ता पेश कर रही हूँ। भले कर ले लाख कोशिश, मगर ये याद रख मंजू, मगर ये याद रख मंजू, नहीं गुणगान कर सकती, नहीं गुणगान कर सकती, कि गम कितने उठाए माँ, कि गम कितने उठाए माँ। खुदा के नूर से रोशन हमेशा घर सजाए माँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू गुप्ता जी, डॉक्टर मंजू गुप्ता जी। अब हमारे मंच पर लगता कवि गोष्ठी अब समापन की ओर है। अब जैसा मैं उम्मीद किया था कि 3 बजे तक यह कार्यक्रम समाप्त हो जाएगी, मुझे लगता है कि अब समापन की ओर हम बढ़े हुए हैं। यदि कोई बचे हों तो हमें आवाज़ जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन पर हम सबको नहीं देख पा रहे हैं। अभी श्रीकांत जी हमारे मंच पर उपस्थित हैं, जो
झांसी से हमसे जुड़े हुए हैं, झांसी से जुड़े हुए हैं और पिछली बार भी जुड़े थे। मुझे काफ़ी प्रसन्नता है कि इधर वो लगातार जुड़ रहे हैं। तो मैं श्रीकांत जी से निवेदन करता हूं कि अपनी एक रचना लेकर हमारे सामने आए, और पटर पर तो आते ही रहते हैं। अब बाकी यदि कोई लोग बचे हों तो इसके बाद तुरंत तैयार होंगे, नहीं तो हम कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएंगे। श्रीकांत जी। मंच को साधारण नमन। और मैं एक छोटी सी रचना आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मेरी कविता का शीर्षक है बंधक। बंधक स्वयं है, गिरवी है अपने खेत मकान। बंधक स्वयं है, गिरवी है अपने खेत मकान। मोहन भोग मिले कुछ को और कुछ को खाली थाली। मोहन भोग मिले कुछ को और कुछ को खाली थाली। कुछ को प्याले पर प्याली और कुछ को खाली प्याली। पेट पीठ से मिलती जाए विधना के मारों की। बंधक स्वयं है, गिरवी है अपने खेत मकान। भूख हमारी कैसे मिटे रोज यही संवाद। भूख हमारी कैसे मिटे रोज यही संवाद। सरकारी सपनों के घर अपने कागज में आबाद। सरकारी सपनों के घर अपने कागज में आबाद। बड़े सुनहरे चित्र खींच रहे सरकारी दावों के। बड़े सुनहरे चित्र खींच रहे सरकारी दावों के। दिए अंगूठा रुके पर कुछ कर्जा लाए थे। दिए अंगूठा रुके पर कुछ कर्जा लाए थे। सपने थे जीवन के जो गिरवी रखाए थे। सपने थे जीवन के जो गिरवी रखाए थे। बंधक बंधन गले गले तक फंस गए हैं बेगारी के। बंधन गले गले तक फंस गए हैं बेगारी के। प्राण कष्ट में पड़े हुए हैं सांसों पर पहरा है। प्राण कष्ट में पड़े हुए हैं सांसों पर पहरा है। कारा से बदतर हालत है तमस बहुत गहरा है। कारा से बदतर हालत है तमस बहुत गहरा है। सपने अपने टूट गए हैं खुद मुख्तारी के। सपने अपने टूट गए हैं खुद मुख्तारी के। बंधक स्वयं है, गिरवी हैं अपने खेत मकान। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत गुप्ता जी, आप झांसी से जुड़े हुए थे। मुझे लगता है कि अब कोई शेष और कवि नहीं रह गए होंगे। यदि कोई हो तो कृपया तुरंत आवाज़ दे। राजप्रिया रानी जी आई हैं कि नहीं आई हैं मंच पर, पता नहीं। उनका नाम तो आ रहा है लेकिन तस्वीर उनकी नहीं आ रही है। और चैतन्य जी अभी मंच पर है ना? चैतन्य जी तो हैं ही, एक उनको तो मैं देख रहा हूँ। एकलव्य जी हैं कि नहीं? एकलव्य जी, हाँ, तो आप तैयार रहिएगा। अध्यक्ष उद्बोधन के बाद धन्यवाद ज्ञापन आप ही दीजिएगा, चूँकि आप प्रभारी रहे हैं। तो अब यदि कोई नहीं है तो अब मैं सीधे अध्यक्ष की ओर मुड़ता हूँ। और बहुत देर से ये बहुत कम अध्यक्ष है जो पूरी कविताओं को सुनने के लिए वो बैठे हों और बैठी हुई हैं। मुझे तो लग रहा था कहीं समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उनको बीच में छोड़ना नहीं पड़े, लेकिन बहुत तन्मयता से वो सुन रही थी, सारी कविताओं को बहुत गंभीरता से सुन रही थी। उन्होंने ठीक कहा कि मैं अंत में ही सारी कविताओं का निचोड़ दूंगा, अध्यक्ष टिप्पणी दूंगा। तो मैं उन्हें बहुत ही आदरपूर्वक आमंत्रित करता हूँ मंच पर रेखा भारती मिश्रा जी से कि कृपया आएँ और अपनी अध्यक्ष उद्बोधन देने का कष्ट करें। रेखा भारती मिश्रा जी। बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले बात मैं ये कहूंगी कि अगर कोई त्रुटि मुझसे हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी मेरे से उम्र में बड़े हैं, दिग्गज हैं और अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ भी हैं। और आज सिद्धेश्वर जी ने उन्होंने मुझे ये पद दिया है तो मैं एक छोटी बच्ची के रूप में ही एक बार बोलूंगी। आप लोगों को जो सुना, जो मुझे समझ में आया, मैं वही बोलूंगी। किसी तरह की अन्यथा बात ना ले। प्रस्तुति तो सभी एक से बढ़कर एक रही, अलग अलग भाव के अलग अलग विचार की रचनाएं आई, कभी हंसाने वाली, कभी भाव में डुबाने वाली। गजलें भी मैंने यहाँ पे सुनी है, एक से बढ़कर एक गजलें आई हैं यहाँ पे प्रस्तुति के लिए। मैं बहुत पहले से इनसे जुड़ी हुई हूँ सर से और कई कार्यक्रमों में शामिल हुई हूँ। देखी हूँ कि कविताओं का जो दौर चलता था वो अब विधाओं और छंद की तरफ मुड़ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है इस कवि गोष्ठी की, जो ये संचालित करते हैं, जो ये साथ सभी लोगों को जोड़ते हैं और उम्र की कोई बंदिश नहीं है। मैं सरला जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने इस उम्र में गजल को सीखा, इतनी अच्छी पुस्तक लाई है। उनके सोच को, उनके साहस को, उनकी मेहनत को प्रणाम करती हूँ और एक प्रेरणा है हम सभी के लिए।
जो सिर्फ कविताओं में उलझे रहते हैं, छंद विधा को कहीं ना कहीं सिरे से नकारते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि गजल को सीखा जा सकता है, विधाओं को सीखा जा सकता है। उन्होंने इसके मानक जो होते हैं लेखन के, उसको स्वीकारा और उस पे अपनी कलम चलाई। तो बहुत बहुत बधाई उन्हें। उनकी गजलें भी बहुत अच्छी रही, सुर में सजाया उन्हें, तो उनको बहुत धन्यवाद, बधाई। सपना जी ने नीलाभ कविता पढ़ा, वो सुंदर कविता थी। और अनुज प्रभा जी ने बहुत ही अच्छी कविता सुनाई, व्यंग वाली कविता थी, दुविधा में फंसे यमराज। बहुत अच्छी व्यंग वाली कविता, जिसमें दौर जो चल रहा था, संजीदा लोग हो रहे थे, तो बहुत भाव वो बदल गया, सभी लोग हंसने मुस्कुराने लगे और बेहतरीन कविता उनकी व्यंग पे लिखी गई थी। ऋचा दी ने भी उसी परंपरा को बढ़ाया, रॉन्ग नंबर करके जो कविता सुनाई, वो फोन से जुड़ी जो बातें हैं, वो जो मिस्टेक होते हैं, वो उन्होंने दिखाया। और साथ में अपनी कविता के माध्यम से उन्होंने दिखाया कि जो आजकल के बच्चे जो फोन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और रात का सही इस्तेमाल ना करके क्या रॉन्ग नंबर कर रहे हैं, तो रॉन्ग नंबर के माध्यम से उन्होंने बहुत तीखी बात भी की है, व्यंग्य के साथ तीखी आलोचना भी की थी इस कविता के भाव में। और मंजू गुप्ता जी ने माँ पर बहुत ही अच्छी गजल पढ़ी है। श्रीकांत जी की समसामयिक भावपूर्ण कविता थी। सुधा पांडे जी की तरफ मैं मुड़ती हूँ कि वो समाज और परिवार के लिहाज से जो उन्होंने कविता सुनाई, वो अच्छी कविता थी, और जिसमें परिवार के लिए और बच्चों के लिए और अभिभावकों के लिए के जो मन में भाव जो उत्पन्न होते हैं, जो परिस्थितियां आती हैं, वो उन्होंने शाब्दिक रूप में हम सभी के बीच रखा है। हजारी सर ने भी जो सूर्य का तेज महलों में बंदी हुआ, ये जो लाइन जो उन्होंने कहा, उनकी कई पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगी और भेदभावपूर्ण समसामयिक थी, और बड़ी ही तीखी बात उन्होंने अपनी पंक्तियों के माध्यम से कहा है। फिर उन्होंने कहा कि हर खुशी की छीन कर बदगुमा है आसमां, कुछ इस तरह की पंक्तियां शायद थी उनकी, जो कई पंक्तियां उनकी बहुत अच्छी रही, भावपूर्ण रही, और तीखी बात उन्होंने अपनी पंक्तियों के माध्यम से कहा है। तो बहुत ही अच्छी कविता, एक से बढ़कर एक सभी की कविताएं रही, अलग अलग भाव से जुड़ी हुई। पूनम कुमारी ने कविता सुनाया है, तो उन्होंने मन का जो आक्रोश है, जो उन्होंने कलम के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, अपने लेखनी के माध्यम से हम सभी के बीच रखा। एक बात तो यहाँ पे देखिए कि साहित्य जो है, सृजन जो है, शुरुआत वहीं से होती है। व्यक्ति अपनी जो संवेदना है, अपना जो मनोभाव है, वो शाब्दिक ढांचे में लाता है, और लेखन की एक जो शुरुआत है, पहला जो एक बेबी स्टेप कहा जाता है, वो यहीं से होती है। और पूनम कुमारी जी ने बहुत ही अच्छी कविता लिखी, भावपूर्ण, समसामयिक थी, और स्त्री पर केंद्रित जो उनकी कविता थी, बधाई की पात्र है इसके लिए। सिद्धेश्वर सर तो खैर बहुत ही अच्छी गजलें अभी लिख रहे हैं। पूरी गजलों का वो नहीं माना जाएगा बहर के हिसाब से, कुछ मानकों के हिसाब से, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्द संपूर्ण गजल लिखने वाले है। जिस तरह से उनकी नज़्में जा रही है और उसका जो भाव है, सबसे जानदार चीज है उनकी रचनाओं का जो भाव है, वो जो तीखी बातें करते हैं, वो जो नज़्में पिरोते हैं खुशियों की, श्रृंगार की और समाज की पीड़ा की, तो उनकी रचनाओं में बेहतरीन है सभी। मंजू जी ने एक बहुत अच्छी गजल कही थी, खुद को सब अच्छा लगता है, शायद ये थी, तो उनकी भी रचना बहुत है। और एकलव्य जी के तो गजल बहुत ही खूबसूरत रहा है। कुल मिलाकर सभी की रचनाएं एक से बढ़कर एक रही है। और लेखन का जो एक बात यहाँ पर लेखन को लेकर मुझे यहाँ समझ में आई है, वो मैं साझा करना चाहूंगी कि शुरुआत लोग कविता से करते हैं। कविता क्या, मुक्त छंद की कविता, लेकिन वो व्यक्ति बहुत बधाई के पात्र है, और मैं उनको प्रणाम भी करती हूँ, जो बाद में छंद की तरफ मुड़ते हैं, छंद को सीखते हैं, जानते हैं और उसे गढ़ते हैं शब्दों में। मुक्त छंद कविताओं को भी भावपूर्ण तरीके से लाते हैं। उसको साहित्य मुक्त मत कीजिए, मुक्त छंद की कविता काव्यात्मकता उसमें होनी चाहिए,
शब्दों का श्रृंगार होना चाहिए। हम अपने आप को जब प्रस्तुत करते हैं, घर से बाहर भी अगर निकलते हैं, तो एक सामान्य सजावट रहता है, शालीनता का श्रृंगार हमारे ऊपर रहता है, साफ कपड़े पहनते हैं, कुछ ना कुछ तो रहता है। तो उसी तरह जब लेखन को हम अपने सामने ला रहे हैं तो उसमें शब्दों का श्रृंगार होना चाहिए, भाव विन्यास होना चाहिए। तो मुक्त छंद की कविताओं को साहित्य मुक्त नहीं किया जाना चाहिए, और गद्यात्मक लेखन को हम कविता नहीं मान सकते हैं। और यहाँ जो है मुक्त छंद की भी बेहतरीन कविताएं यहाँ मैं सुनी हूँ, और उसके बाद छंद और विधाओं में लोग आ रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और इस प्रयास के लिए तो सभी लोग, एकलव्य केसरी जी भी बधाई के पात्र हैं। सबसे ज्यादा मैं साधुवाद देती हूँ सिद्धेश्वर सर को, और हर उम्र के व्यक्ति को ये महत्व देते हैं। इनके समक्ष न कोई बड़ा है न छोटा है, सभी को एक मंच पर लाकर और एक सूत्र में बांधते हैं, जिसका परिणाम है कि मुझ जैसी छोटी सी बच्ची भी, एक कम उम्र की युवा भी आप बड़ों के समक्ष स्नेह और आशीर्वाद पाती है। कुछ बोलने की मैं हिम्मत कर पाती हूँ आप सभी के बीच, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे सुनने वाले लोग ऐसे हैं जो मेरी बातों को अन्यथा नहीं लेंगे अगर मैं कुछ कहूँ भी तो, और मुझे स्नेह और आशीर्वाद ही देंगे। तो एक रचनाकार के तौर पर ही मैं कहूंगी कि बहुत ही अच्छी ये कविता का जो दौर चला है बहुत ही अच्छा रहा है। एक दोहा के माध्यम से, जो मेरी स्वर अच्छी एक दोहा है जो उसके माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि लेखन की गरिमा सदा रखो बनाकर यार, लेखन की गरिमा सदा रखो बनाकर यार, छंद विधा के ज्ञान से खिले शब्द संसार। और एक और दोहा है कि लेखक की वनतूलिका में हो पैनी धार। ये जो दोहा है मैं इस मंच को समर्पित करती हूँ कि वो इस मंच पे मुझे देखने को मिल रहा है। लेखक की वनतूलिका में हो पैनी धार, उसके अक्षर तेज को नमन करे संसार। तो यहाँ जो मंच पे सभी की वनतूलिका में पैनी धार चढ़ती जा रही है, सिद्धेश्वर सर का बहुत बेहतर प्रयास है, उनकी मेहनत है, और ये सभी बहुत अच्छा संकेत है साहित्य के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आज की अध्यक्ष रेखा भारती मिश्रा जी। आपने बहुत ही सार्थक विचार भी व्यक्त किया, कविता, गीत, गज़ल, सारी बातों को लेकर। यह आपकी महानता है कि आप समझते हैं कि आप नए हस्ताक्षर है, युवा हस्ताक्षर है, और ऐसी कोई बात नहीं, रचनाकार परिपक्व अपनी रचनाओं के माध्यम से होता है। आपने ढेर सारी रचनाओं का सृजन किया है, और मैं देखता रहता हूँ कि आप किस तरह पहले कहाँ थी, आज कहाँ पहुँची हुई हैं। निश्चित तौर पर आप की यह नेक भावना है कि आप इस तरह सोचते हैं, वरना आप वह सब कुछ है जो एक उत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए किसी रचनाकार को चाहिए। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे मंच से इतना लगाव रखती हैं, हमारे प्रति इतनी आत्मीयता रखते हैं, और साथ ही साथ जब भी हम आपको याद करते हैं आप उपस्थित हो जाती हैं। आपका स्नेह, आपकी आत्मीयता हमें मिल जाती है। यह हमारा भी सौभाग्य, हमारी संस्था का भी सौभाग्य है। और आज इतने ढेर सारे लोग, चैतन्य जी भी हमारे मंच पर उपस्थित हुए, और मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने अपना जो हमारे मंच को सम्मान दिया, उसके लिए भी हम उनके बहुत कृतज्ञ हैं। हमारे मंच पर आकर हम हमेशा चाहते हैं कि नए हों या पुराने हो। जैसे लोग कहते हैं कि तुलसी का पत्ता क्या छोटा क्या बड़ा, सबका महत्व होता है। ये लोग कहते हैं, ऐसा करते नहीं हैं। मैं देखता हूँ कि मंचों पर जब जाते हैं तो वहाँ लोग कुछ ऐसे बन जाते हैं जैसे मैं मठाधीश हूँ, बाकी लोग हमारे चेले हैं, और क्या क्या भावनाओं से लोग जुड़े रहते हैं। इस तरह की भावना कम से कम साहित्यकारों में नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ जब मंच से जुड़ता हूँ तो मुझे इतनी तृप्ति जरूर मिलती है कि यहाँ जितने में नए पुराने जो भी रचनाकार हमारे मंच पर आते हैं वे समान भाव से आते हैं और समरसता के भाव से जुड़े रहते हैं। और बहुत सीखने सिखलाने का, जैसे लोग कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो सीखने सिखलाने की कोई उम्र नहीं है। हम लोग सतत प्रयास रहते हैं कि कुछ ना कुछ सीखें, और जो सीखे हुए हैं वही दूसरे को सिखलाए भी। और हमारा यह जो साप्ताहिक पाठशाला या कार्यशाला कहिए चल रही है, इसी उद्देश्य के साथ चल रही है, लेकिन बिना आप लोग के सहयोग से यह संभव नहीं है। अब आज के अध्यक्ष के लिए हमने रेखा भारती मिश्रा का आज ही पहली बार नहीं आई हैं, इसके पहले भी लोग कथा गोष्ठी में और भी कई गोष्ठियों में वो आती रही हैं, और भी कई लोग आए हैं।
लेकिन एक होता है त्वरित समीक्षा देना, और वही हमने देखा कि बहुत सारे लोग एक एक कवि रचनाओं के बाद, 2 रचनाओं के बाद उस पर टिप्पणी देते हैं, वो थोड़ा सा आसान पड़ जाता है। लेकिन पूरी रचनाओं को सुनने के बाद अंत में उन्होंने इतनी गंभीरता से सारी रचनाओं पर उन्होंने इतनी सटीक टिप्पणी दिया है, मैं सचमुच आश्चर्यचकित रह गया कि रेखा भारती मिश्रा जी कितनी गंभीरता से सारी चीज़ों को लेते हुए और सबको याद की हुई थी कि किसने क्या भाव रखा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप निश्चित तौर पर आप अध्यक्ष भूमिका के लिए बिल्कुल खड़ी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और हम चाहेंगे कि आगे भी आपका यह सानिध्य, यह प्रेम हमें मिलती रहे। और अब हम बहुत अच्छी अध्यक्षता के लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मुख्य अतिथि के रूप में चैतन्य जी को आज के मंच पर हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इतनी अच्छी रचनाओं को लेकर आने के लिए। और अध्यक्ष के रूप में रेखा भारती मिश्र जी को तो धन्यवाद हम दे ही रहे हैं, इतनी अच्छी अध्यक्ष भूमिका। आप लोग में कोई भी आ सकते हैं जो इसमें चाहते हैं कि हम इस रूप में आकर अपने मंजू सक्सेना देखिए सामने बैठे हुए हैं, उनको देख के तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत कुछ आगे बढ़ने की। वो स्वयं भी संस्था चला रही, लघु कथा पर केंद्रित चला रही है, तो वो भी महीना में एक बार आयोजन करती हैं। तो वो जानते हैं कि इस तरह के आयोजन से कितना लाभ मिलता है, क्या मिलता है, हमें भी प्रेरणा मिलती है। तो कभी हम चाहें कि डॉक्टर मंजू सक्सेना का भी हम कभी उनकी गज़लों का एकल पाठ सुनेंगे बहुत जल्दी। उनको हम तो उनकी किताब पर समीक्षा तो हमने किया था एक बार, और उस तरह का आयोजन हुआ था। लेकिन मंजू सक्सेना की गज़लों को सुनना भी एक अपने आप में उपलब्धि होगी। हम चाहेंगे बहुत जल्दी हम उनको मुख्य अतिथि को बैठाकर के रूप में उन्हें आमंत्रित करके और उनकी गज़लों को हम सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब मैं प्रभारी जो हम हमारे सप्ताह भर रहे हैं, हमारे प्रभारी एकलव्य केसी जी, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आज के हेलो फेसबुक कवि सम्मेलन का कृपया धन्यवाद ज्ञापन सबको दे और इसका अंत करें इस सम्मेलन का। एकलव्य केसरी जी। धन्यवाद सर। सबका हो गया क्या सर? क्या कोई बच गए हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता है, लगता है सर मेरा नेटवर्क बहुत खराब चल रहा है, हम बार-बार हो जा रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? अच्छा इंदु जी, आपको हम 4 बार बुला चुके थे, आप नहीं है, क्या बताएं। चलिए अध्यक्ष टिप्पणी कोई बात नहीं है, धन्यवाद ज्ञापन हो जाता है, उसके बाद मैं आपकी कविता जरूर सुनूंगा। या अध्यक्ष इंदु उपाध्याय जी, आवाज जा रही है? हाँ लेकिन वो ऐसे क्रैश कर रही है। अच्छा अध्यक्ष जी की अनुमति हो तो उनकी कविता सुन ली जाए, इंदु उपाध्याय जी की। अध्यक्ष जी की अनुमति हो। बिल्कुल सुनाइए इंदु जी आप। जी सुनाइए, चलिए अनुमति अलग सुना रहे हैं, सुनाइए। बाकी लोग माइक को म्यूट कर लीजिए। जो हमें असमय छोड़कर चले गए, ये उनकी याद में मैंने उनको समर्पित करके लिखा है। जा कर जा उतारे जा कर जा उतारे रहन, अब रिनिया बना के उगैले कहा, अब रिनिया बना के उगैले कहा, हमके कुहकल सिखा के दिखा के चमन, हमके कुहकल सिखा के दिखा के चमन, एगो पपिहा बता दो कहाँ, एगो पपिहा परैला कहाँ, तेरा कर जा उतारे वाइल रहन, सुन सांझ के दियवा के जोत भइल, सुन आपन अनवा लगे, जब से गईला यहाँ दूसरे देशवा, घर अंगना उदासी के मेला लगल, घर अंगना उदासी के मेला लगल, मित हो खेल दुख गोइया नियन, मित हो खेला सुख दुख नियन, आवाय गुइया लुकैला कहाँ, आवाय गुइया लुकैला कहाँ, तेरा कर जा चुकावे वाइल रहन, आग बिदना के माथे लगैले कहाँ, अब रिनिया बना के उगैले कहाँ, आग बिदना के माथे धराई गइल,
हमरा चरा के सब रंग पराई गइल। बैठ चौका चढ़ी के महादेव जब आपन गौरी के अंगुरी धराई के। तोहरे साथे त दुनिया के सब सुख रहे, तोहरा साथे त दुनिया के सब सुख रहे। हमरा आगे रैला हमरा अखिया सोझा रैला। हाँ। नेट की बाध्यता रही है, इस कारण इंदु उपाध्याय जी उस समय भी नहीं जुड़ पाए थे। अभी भी उनकी आवाज़ बहुत रुक रुक कर ही आई है, और शायद इसी नेट की बाध्यता राजप्रिया रानी की भी रही हो, जो बीच बीच में आकर चली गई, नहीं नज़र आई, अभी तुरंत नज़र आ रही हैं। तो अब धन्यवाद ज्ञापन पहले मैं चाहूँ कि राजप्रिया रानी भी जब उपस्थित हो गई हैं तो एक कविता जल्द से जल्द सुना दे। राजप्रिया रानी जी। सर फिर आवाज़ भी नहीं आ रही है सर आपकी। हमारी आवाज़ नहीं जा रही है? रुक रुक कर आ रही है सर। अच्छा, आपके लिए पूरी आ रही है, आप सुना दीजिए। सर मैं अपनी रचना सुना सकती हूँ? स्वागत है, जल्दी सुनाइए, काय कब समापन की ओर है। ठीक है, आवाज आ रही है लेकिन रुक रुक कर आ रही है, पता नहीं चल रहा क्या बोल रहे सर। नहीं, आपकी आ रही है, आप पढ़िए ना, आप पढ़िए। जी मैं बहुत छोटी सी कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। याद भी करो बावरे तो जरा संभल संभल के, याद भी करो बावरे तो जरा संभल संभल के, मिलकर खुशियाँ समेटो तो जरा संभल संभल के। रूठी किरणों की चंचल माया से थकी बेला की चांद, पुकार सुनूं तेरा मैं नजरों से जरा संभल संभल के। यौवन बिछ रही बरसते नव के शोखी मन आंगन में, क्यों न डूबे दिल दरिया में अखियां संभल संभल के, क्यों न डूबे दिल दरिया में अखियां संभल संभल के। गुपचुप लड़ियां तारों की शिकवा करे अब किससे, गुपचुप लड़ियां तारों की शिकवा करे अब किनसे। रोशन हुए हैं उनसे किससे, रोशन हुए हैं उनके किस्से चलना संभल संभल के, रोशन हुए हैं उनके किस्से चलना संभल संभल के। गली मोहल्ले बिखरे तेरे मेरे रिश्तों के चर्चे हैं, तबस्सुम रूठे होठों से तब हंसना संभल संभल के। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजप्रिया रानी जी। निश्चित तौर पर चलते चलते नेट आपका थोड़ा बहुत साथ दे दिया, अभी भी बहुत डिस्टर्ब रहा, इसलिए अध्यक्षीय उद्बोधन के बाद रचना नहीं होती, लेकिन फिर भी अध्यक्ष की अनुमति से हमने दोनों को रचना, इंदु उपाध्याय जी और राजप्रिया रानी जी दोनों की रचनाएं काफ़ी अच्छी थी और बहुत ही सारगर्भित। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए एकलव्य केसरी को बुलाना चाहूँगा इन दो शब्दों के साथ कि ना बची आबरू ना शर्म किससे कहें, ना बची आबरू ना शर्म किससे कहें, इंसान होने का है भरम किससे कहें, इंसान होने का है भरम किससे कहें। अरे दिन में भी छाया रहा अंधियारा, सूरज की रोशनी है कम किससे कहें। इन शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करूंगा एकलव्य केसरी जी को। धन्यवाद सर। अवसर साहित्य यात्रा के दौरान जो कविता सप्ताह चला है, उसमें काफ़ी रचनाकारों को करीब होने का मौका मिला, काफ़ी सारी रचनाएं देखने को पढ़ने को मिली। और एक योगीराज प्रभाकर सर जिनकी टिप्पणियाँ जो है काफ़ी शानदार लगी, तो मैं चाहूँगा कि उनसे संपर्क करके अगली बार उनको भी शामिल किया जाए। और आज ये कार्यक्रम की अध्यक्षता रेखा भारती मिश्रा जी, प्रभारी सिद्धेश्वर सर, मुख्य अतिथि चैतन्य चंदन, और इनके अलावे इस पटल पे जो भी रचनाकार वरिष्ठ साहित्यकार उपस्थित हुए, ऋषा मैम, इंदु उपाध्याय मैडम, पूनम जी पहली बार संभवतः हमने सुनी है इनकी रचना, राजप्रिया जी, सुधा पांडे जी, हजारी सर, मंजू मैम। तो
इन सब के प्रति सब जो शामिल हुए हैं यहाँ इस पटल पे आए हैं और सबने अपनी रचनाएं सुनाई, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने जो अपना कीमती समय दिया और अवसर साहित्य यात्रा की यात्रा को आगे लेकर चल रहे हैं हमारे साथ, तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ आज का कार्यक्रम यहाँ पर हेलो फेसबुक कवि सम्मेलन समाप्त होता है। आपको यह सूचना दे दूं कि कल से अवसर साहित्य यात्रा पर कला, चित्रकला और पेंटिंग कलाकृति, इसका कार्यक्रम चलेगा सप्ताह भर। और अगला जो हमारा आयोजन होगा हेलो फेसबुक चित्रकला और कला पर केंद्रित हमारा कार्यक्रम होगा। और कल से जो चल रहा है चित्रकला, इसमें बहुत अच्छे संगीतकार हैं। सत्यम मिश्रा बेतिया के हैं, बेतिया घराने के हैं, वे इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य के वैसे संगीतकार हमें मिले जो कल से उसकी वो अध्यक्षता करेंगे। और इसकी कला प्रदर्शनी की कला चित्रपटल जो पटल चलेगा, इसके प्रभारी रहेंगी राजप्रिया रानी जी, जो स्वयं भी चित्र वगैरह बनाते रही हैं। तो कल से जो भी कलाकार हैं या जो भी संगीतकार हैं, जो भी थोड़ी भी रुचि रखते हैं, वे कल से हमारे पटल पर अपने चित्रों के साथ, अपनी कलाकृतियों के साथ, अपने संगीत गाने की इच्छा है उसके साथ आप सादर आमंत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत नमस्ते। पुनः फिर मुलाकात होती है।